नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। सबसे पहले हम वाच्य का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसके विधान का, उसके व्यापार का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव, वाच्य कहते हैं। अब वाच्य की परिभाषा बेटा आपको समझनी है। वैसे पेपर में वाच्य की परिभाषा नहीं, वाच्य परिवर्तन से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको आनी चाहिए। वाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है तो कभी कर्म के अनुसार, और कभी कर्ता व कर्म दोनों के अनुसार न होकर भाव की प्रधानता होने के कारण भाव के अनुसार होती है। अब तीनों के हम एक उदाहरण देखते हैं बेटा। एक राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्ता की प्रधानता होने के कारण यहाँ कर्तृवाच्य है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ कर्म की प्रधानता होने के कारण कर्मवाच्य है। राम से पढ़ा नहीं जाता, यहाँ कर्ता और कर्म न होकर के भाव की प्रधानता है। और ये जो तीनों ही है क्या है, वाच्य के भेद हैं। आगे हम समझेंगे बेटा वाच्य के प्रकार। जो वाच्य के प्रकार होते हैं, इन्हीं के आधार पर परिभाषा को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप इन तीनों भेदों को आसानी से समझ सकते हैं। तो वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। बेटा सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है कि आप लिखने में गलती करते हैं, बच्चे को पता चल जाता है कि इसमें वाच्य कौन सा है। जब आपको वाक्य दिए जाते हैं लेकिन लिखने में आप गलत लिखते हैं तो आप कर्तृवाच्य को ध्यान से लिखना देखेंगे कि कैसे लिखा जाता है। अब हम एक एक वाच्य के बारे में समझते हैं। सबसे पहला हमारा है कर्तृवाच्य। नाम से ही पता चलता है बेटा इसका कि इसमें किसकी प्रधानता है, कर्ता की। जिन वाक्यों में कर्ता प्रमुख होता है और कर्म गौण होता है, इसमें क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ होता है। क्रिया के जो लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि इसमें क्या होता है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं कर्तृवाच्य के, उसमें कर्ता की प्रधानता होती है और जो कर्म होता है वो गौण होता है, मतलब वो प्रधान नहीं होता है। और इसमें जो लिंग वचन है वो कर्ता के अनुसार होते हैं। और परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा इनकी क्रिया के संबंध में। तो क्रिया कौन सी है, तो क्रिया इसमें कौन सी होती है बेटा, कर्तृवाच्य में क्रिया सहकर्मक भी आती है और अकर्मक भी आती है। दोनों तरह की क्रियाएं आती हैं। दोनों तरह का एक एक उदाहरण देख करके हम समझेंगे। राधा खाना बनाती है, यहाँ सहकर्मक क्रिया है। सहकर्मक और अकर्मक के बारे में हम क्लास में अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि जिसमें कर्म की प्रधान होता है वो सहकर्मक होती है और जिसमें कर्म प्रधान नहीं होता वो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे राधा खाना बनाती है। राधा, अगर हम प्रश्न करें राधा क्या बनाती है तो हमारा आंसर आएगा खाना, और यही कर्म है। यहाँ ये वाक्य सहकर्मक है। बच्चा हंस रहा है, इसका कोई प्रश्न नहीं बनेगा। और कुछ अकर्मक क्रियाएं मैंने आपको याद भी करवाई थी बेटा कि रोना, सोना, हंसना, ये सारी क्रियाएं अकर्मक है। तो यहाँ कर्तृवाच्य में दोनों तरह की क्रियाएं होती हैं। एक मुख्य बात ध्यान देने योग्य है, कर्ता का प्रसर्ग चिन्ह ने होता है। जैसा कि आप कारक में पढ़ते हैं बेटा, कर्ता का चिन्ह होता है ने। ने प्रसर्ग वाले वाक्यों में क्रिया का रूप कर्म के अनुसार होने पर भी कर्तृवाच्य होगा। जैसे एक उदाहरण है आपका, राधा ने आम खाया। हमने कहा था कि कर्ता की प्रधानता होती है, तो इसमें बेटा इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। यहाँ कर्ता कौन है, राधा, और इसके साथ इसका कारक चिन्ह लगा है जिसको प्रसर्ग भी कहते हैं, कारक चिन्ह भी कहते हैं, विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। ने है ये, और यहाँ राधा की कर्ता की प्रधानता होने के कारण ये प्रसर्ग होने के बावजूद भी क्या है, कर्तृवाच्य है। अगला जो भेद है बेटा वो है कर्मवाच्य। जहां पर क्रिया का व्यापार कर्म के साथ हो या कर्ता प्रमुख न होकर कर्म की प्रधानता, कर्ता प्रमुख न होकर कर्म की प्रधानता हो, वहां कर्मवाच्य होता है। इसमें क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है। अब उदाहरण से बेटा हम समझेंगे। जैसे ये वाक्य है, पिताजी द्वारा पत्र लिखा गया। तो यहाँ पिताजी के अनुसार क्रिया न आकर के पत्र के अनुसार क्रिया आई है, पत्र लिखा गया। राधा के द्वारा खाना बनाया जाता है, तो यहाँ क्रिया है वो कर्म के अनुसार आई है, तो ये कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। अब हम समझेंगे कि कर्मवाच्य कहाँ कहाँ प्रयोग होता है।
जहां कर्ता अप्रत्यक्ष हो। एक तो कहाँ प्रयोग होता है बेटा कि जहां कई वाक्यों में कर्ता नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है या दिखाई नहीं देता, तो उन वाक्यों में कर्मवाच्य होता है। जैसे फूल तोड़े गए, फूल तोड़े गए। दूसरा वाक्य है हमारा चोर को थाने में लाया गया। तो बेटा चोर को लाया गया, इसका मतलब किसी के द्वारा तो लाया गया है, अपने आप तो आया नहीं। फूल का तोड़े गए का मतलब ये है कि कोई ना कोई करता है, लेकिन यहाँ हमें वाक्य में वो नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब वो अप्रत्यक्ष है। तो ऐसे वाक्यों में कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। अगला है सूचना, विज्ञप्ति आदि जिनमें कर्ता निश्चित न हो। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं बेटा जिनमें कि कर्ता जो है वो निश्चित नहीं होता, कि कोई भी हो सकता है, सभी के लिए वो होता है। तो ऐसे जो वाक्य होंगे उनमें भी कर्मवाच्य होगा। जैसे सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान वर्जित है, ये सब के लिए होता है। इसमें कोई किसी का एक नाम नहीं होता बेटा, कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, ये सबके लिए होता है, इसमें भी कर्मवाच्य होगा। मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, अब मंदिर भी बेटा किसी न किसी के द्वारा ही तैयार किया जा रहा है। तो ऐसे वाक्यों में ये कुछ दो इंपॉर्टेंट आप पॉइंट याद रख लेंगे कि जहां कर्ता अप्रत्यक्ष होगा वहां भी कर्मवाच्य होगा, और सूचना, विज्ञप्ति आदि जिसमें कर्ता निश्चित नहीं होता वहां भी कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको अगर पेपर में वाक्य दिए जाते हैं और उनमें वाच्य पूछा जाता है तो आप इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे। तीसरा जो पॉइंट है, जहां कर्ता को प्रकट न करना हो। जैसे कई बार हमें अगर छुपाना हो, इस तरह का कोई वाक्य है जिसमें छुपाया जाता हो, प्रकट न करना हो, जैसे खजाने का पता लगाया जा रहा है, तो इस तरह के वाक्यों में भी कर्मवाच्य होगा। अब रही बात क्रिया की, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे क्रिया से संबंधित कि कर्तृवाच्य में कौन सी क्रिया होती है, कर्मवाच्य में कौन सी होती है और भाव में कौन सी होती है। तो कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों तरह की क्रियाएं होती हैं, और जैसा कि नाम से पता चलता है कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होने के कारण यहाँ क्रिया क्या होगी बेटा? सकर्मक क्रिया होगी। अगला जो तीसरा भेद है वो है भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की या कर्म की प्रधानता न होकर भाव प्रधान रहता है उसे भाववाच्य कहते हैं। अब इसमें क्रिया कैसी होगी बेटा? भाव प्रधान है, इसमें क्रिया अकर्मक होगी, और लिंग कौन सा होगा? पुल्लिंग, और वचन होगा एक वचन। और महत्वपूर्ण बात है बेटा कि निषेधात्मक जो वाक्य होते हैं वो प्राय भाववाच्य में ही रहते हैं। ये एक पहचान है बेटा कि जो नकारात्मक वाक्य होंगे, नहीं का प्रयोग जिनमें होगा, वो सारे वाक्य भाववाच्य में आएंगे। आप आसानी से उनको पहचान सकते हैं। अब भाववाच्य के प्रयोग स्थल कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ भाववाच्य का प्रयोग होता है? तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा असमर्थता प्रकट करने के लिए। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में समर्थ न हो, ऐसा कोई वाक्य हो, मुझसे भागा नहीं जाता, सोहन से चला नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, इस तरह के वाक्य जो असमर्थता प्रकट करते हैं, असमर्थ मतलब कोई कार्य करने में समर्थ न हो, ऐसा कोई वाक्य होगा तो वो किस में आएगा? भाववाच्य में। जब नहीं प्रयोग नहीं होता तो कर्ता जन साधारण होता है। अगर किसी वाक्य में नहीं का प्रयोग नहीं किया जाता है, ज्यादातर तो निषेधात्मक वाक्य आते हैं, लेकिन अगर किसी में नहीं का प्रयोग नहीं किया गया है तो उसमें कर्ता कौन होगा बेटा? कर्ता जन साधारण होगा। जैसे कि इन उदाहरण, अब घूमा जाए, चलो अब चला जाए, ये दोनों वाक्य भाववाच्य के हैं, लेकिन इसमें कर्ता कौन है? जन साधारण है। वाच्य की पहचान के लिए याद रखने योग्य। अब बेटा इन बातों से, तीनों वाच्यों की मैंने कुछ पहचान बनाई है आपके लिए कि उससे आप याद रख सकते हैं कि इसमें वाच्य। जैसे एक पहला हमारा उदाहरण है बेटा, इसको इस ट्रिक से याद करेंगे आप। जैसे कर्तृवाच्य है, कैसे पहचानेंगे बेटा? कर्ता और कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह हो, और कई बार कारक चिन्ह नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसमें आप प्रधानता देखेंगे कि अगर कर्ता की प्रधानता है तो कर्तृवाच्य है, या ने लगा है तो भी आप पहचान लेंगे कि ये, क्योंकि हमारा कारक हमने पढ़ रखे हैं, कारक में कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, तो उसमें कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। बच्चे ने रोटी खाई, इसमें ने कारक का प्रयोग हुआ है, और ने कारक किसके साथ आता है? कर्ता के साथ आता है, तो वाच्य कौन सा हुआ? कर्तृवाच्य। दूसरा उदाहरण है, जया किताब पढ़ रही है, इसमें कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, लेकिन किताब पढ़ने का काम कौन करता है? जया, इसमें कर्ता की प्रधानता, इसलिए कर्तृवाच्य है। दूसरा पॉइंट देखिए बेटा, कर्मवाच्य को कैसे पहचानेंगे? कर्ता के साथ क्या लगा होगा? के द्वारा लगा होगा वाक्य में, और एक कैसा हो सकता है कि कर्ता निर्जीव हो, ऐसे वाक्यों में भी कर्मवाच्य होगा। तो पहला उदाहरण देखिए, किसान के द्वारा खेत जोता गया,
के द्वारा लगा है, आप पहचान लेंगे कर्म वाच्य है क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता है। पतंग उड़ रही है, यहाँ कर्ता निर्जीव है, ये भी कर्म वाच्य में आता है। तीसरा आपका भेद है भाववाच्य। इसमें क्या मिलेगा बेटा आपको? कर्ता के साथ से मिलेगा। जो भी वाक्य होंगे भाववाच्य के उनमें कर्ता के साथ से जो विभक्ति चिन्ह है उसका प्रयोग होगा, और साथ में कई जो निषेधात्मक जो वाक्य होते हैं वो भी भाववाच्य में ही होते हैं, क्योंकि इसमें असमर्थता होती है कई जगह जहां कर्ता इस किसी कार्य को करने में असमर्थता प्रकट करता है, वो भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। पहला उदाहरण देखिए बेटा, रोगी से बैठा नहीं जाता, बच्चे से दौड़ा गया। ये से की पहचान हो गई। कई बार क्या होता है इसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया जाता है और कई बार होता है। आप से को देख करके पहचानेंगे कि यहाँ कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है। अब बेटा आपके परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? परीक्षा में वाच्य परिवर्तन करवाया जाता है। जैसे हमने वाक्य परिवर्तन वाला पढ़ा था चैप्टर, उसी तरह से जो वाच्य के तीनों भेद हैं उनको एक दूसरे में या निर्देशानुसार परिवर्तन करवाया जाता है। तो पहला हमारा वाक्य है मीरा खाना खाएगी, ये कृत्रिम वाच्य में है। इसका हम कर्म वाच्य बनाएंगे तो जैसे कि कर्म वाच्य की आपको पहचान बताई थी, के द्वारा लगा करके बनाया जाता है। तो के द्वारा, मीरा के द्वारा खाना खाया जाएगा, ये हमारा कर्म वाच्य हो गया। अगर कर्म वाच्य को कृत्रिम वाच्य में बनवाएंगे तो हम के द्वारा को हटा करके वाक्य बना देंगे मीरा खाना खाएगी। आप लास्ट में जो इनके बेटा क्रिया आती है उसका ध्यान रखेंगे। अब यहाँ मीरा खाना खाएगी में मीरा की प्रधानता है, यानी कर्ता की प्रधानता है, तो क्रिया मीरा के अनुसार आई है खाएगी। समझ रहे होंगे बेटा आप? मीरा यहाँ स्त्रीलिंग है और यहाँ कर्ता है, तो इसके अनुसार क्रिया ही खाएगी। लेकिन इस वाक्य में जब हम कर्म वाच्य बनाएंगे, मीरा के द्वारा खाना खाया जाएगा, यहाँ क्रिया मीरा के अनुसार न आकर के किसके अनुसार आई है? खाना के अनुसार जाएगा, खाना खाया जाएगा। मीरा के अनुसार अगर आता तो बेटा यहाँ क्या आता? जाएगी। तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि कर्म वाच्य में के द्वारा लगा करके वाक्य बनता है। जब हम उसको कृत्रिम वाच्य में बदलेंगे तो के द्वारा हटा करके और कर्ता के अनुसार क्रिया को बदल देंगे। दूसरा उदाहरण देखेंगे, सुधीर ने गीत गाया। अब यहाँ कर्ता की प्रधानता है तो सुधीर के अनुसार यहाँ क्रिया गाया। लेकिन जब हम कर्म वाच्य बदलेंगे, सुधीर के द्वारा गीत गाया गया, तो यहाँ गीत के अनुसार क्रिया आई। अब है कृत्रिम वाच्य से जब हम भाववाच्य बनाएंगे, बच्चा दौड़ा, एक कृत्रिम वाच्य में है क्योंकि कर्ता की प्रधानता है। भाववाच्य में जब हम बदलेंगे से लगा करके इसको बनाएंगे, बच्चे से दौड़ा गया। तो इस तरह से आप बेटा इनको वाच्यों को बदलेंगे। भाववाच्य और कर्म वाच्य से कृत्रिम वाच्य बनाना। कृत्रिम वाच्य बनाने के लिए से अथवा के द्वारा, से और के द्वारा को क्या कर दिया जाता है बेटा? हटा दिया जाता है। जब हम कृत्रिम वाच्य में बदलते हैं तो इनको हटा देते हैं, और जब कृत्रिम वाच्य से इनमें बदलते हैं तो ये लगा देते हैं। तो उदाहरण देखिए, कुत्ते से भागा गया, उसका क्या बना दिया हमने? कुत्ता भागा। से को हमने यहाँ से हटा दिया है, इसमें बदला। कमला के द्वारा नाचा गया, यहाँ के द्वारा है क्योंकि ये कर्म वाच्य है, और इसको हम कृत्रिम वाच्य में बदलेंगे तो कमला नाची। अब इस डायग्राम के द्वारा बेटा आप एक बार थोड़ा सा समझ लें इस चैप्टर को। ये पाठ हमने आज कौन सा किया है? टॉपिक वाच्य। और वाच्य के तीन भेद होते हैं, कृत्रिम वाच्य, कर्म वाच्य, तीसरा हमारा है भाववाच्य। अब बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए कि क्रिया से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें क्रिया कौन सी आती है, तो आप याद रखेंगे कृत्रिम वाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह की होती है। अब सकर्मक अकर्मक आप याद रखेंगे बेटा कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वहां सकर्मक और कर्म की प्रधानता न हो वहां अकर्मक होता है। और इसको हम आसानी से क्या लगा करके हम प्रश्न करते हैं, तो अगर उत्तर आता है तो सकर्मक और अगर उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक। और यहाँ कृत्रिम वाच्य में प्रधानता किसकी होती है? कर्ता की। अब दूसरा देखेंगे कर्म वाच्य। इसमें क्रिया कौन सी होती है? सकर्मक। नाम से ही पता चलता है कर्म, अगर इसमें वाक्य में पहले से ही कर्म है तो क्रिया कैसी होगी? सकर्मक होगी। और इसमें प्रधानता किसकी होगी? कर्म की। तीसरा हमारा भेद है भाववाच्य। इसमें क्रिया कैसी होगी बेटा? इसमें क्रिया अकर्मक होती है। कैसी होती है? इसमें क्रिया अकर्मक होती है क्योंकि ज्यादातर असमर्थता प्रकट होती है इस वाच्य में। और प्रधानता किसकी होती है? भाव की प्रधानता होती है। एक बार फिर से देख लें बेटा,
कृतवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों तरह की क्रिया होती है। कर्मवाच्य में नाम से ही आप पहचानेंगे, इसमें सकर्मक क्रिया होती है क्योंकि कर्म प्रधान होता है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। और अगर प्रधानता पूछी जाती है तो कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। तो बेटा उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।